नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था मुद्रा क्या होती है, मुद्रा में क्या गुण हैं, मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा व चलन में क्या अंतर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मुद्रामान। देखिए बच्चों, कई बार दो टर्म्स हैं जिनको हम एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। एक है मुद्रामान और एक है मूल्यमान। तो मूल्यमान क्या होता है या मुद्रामान क्या होता है, इसको समझते हैं हम आज इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मुद्रामान क्या है। एक देश में मुद्रामान में वे सब विधान एवं व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनसे देश में मुद्रा की मात्रा तथा गुण नियंत्रित होते हैं। तो देखिए, इन्होंने कह दिया कि जो मुद्रामान है वो एक विधान है। आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक रेगुलेशन है, वो एक नियमावली है जिसमें मुद्रा से संबंधित नियम दिए हुए हैं। मुद्रा का निर्गमन कैसे होगा, कौन सी वस्तु को मुद्रा कहा जाएगा, मुद्रा में किन किन गुणों का समावेश होगा, किस प्रकार से मुद्रा को नियंत्रित किया जाएगा, कौन सी संस्था होगी जो मुद्रा को नियंत्रित करेगी। तो सिंपली टर्म में हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड या मुद्रामान वे विधान हैं, वे नियम हैं, वो संविधान हैं जिसके तहत मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के गुण को नियंत्रित किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि मूल्यमान क्या होता है, देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो मुद्रामान के बारे में बताया है, और जब हम बात करते हैं मूल्यमान की तो आपको ये समझना है कि मूल्यमान का जो आशय है वो ये होता है कि मूल्यमान उस मुद्रा इकाई से होता है जिसके द्वारा देश की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती। तो देखिए, स्पष्ट है, मुद्रामान में तो आप नियंत्रित करते हो मुद्रा को, मुद्रा के गुणों को, जबकि मूल्यमान में मुद्रा के माध्यम से आप किसी दूसरी वस्तु व सेवाओं का मूल्य निर्धारित करते हो। ये देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इसके द्वारा देश की वस्तुओं, जिसके द्वारा देश की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत व्यक्त की जाती है, वो आपका मूल्यमान कहलाता है। जैसे भारत में हम बात करें तो जो रुपया है, जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है हमारा, जो हमारी रुपया जो मुद्रा उसको कंट्रोल करता है, और मुद्रामान में मूल्यमान भी शामिल होता है। बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, उनसे संबंधित नियम भी शामिल होते हैं। तो जब आप किसी वस्तु की कीमत व्यक्त कर रहे हो मुद्रा के रूप में तो वो होता है मूल्यमान। लेकिन जब आप उन नियमों का जिक्र कर रहे होते हो जिससे कि मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, उसकी निकासी पे, उसके गुणों पे, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुद्रा मान के अंदर आएगी, न कि मूल्यमान के अंदर। अब हम देखेंगे कि भारत में कौन से मूल्यमान और मुद्रामान अपनाए जा रहे हैं। तो भारत में जो वर्तमान में मुद्रामान है वो पत्र मुद्रामान अपनाया जा रहा है, और मूल्यमान हमारा रुपया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से और भी मुद्रामान हैं। तो उसमें सबसे पहले आ रहा है आपका स्वर्ण समतामान। अब ये स्वर्ण समतामान क्या होता है? स्वर्ण समतामान जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत IMF, जिसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके जो सभी सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी मुद्रा का मूल्य, भाई आपकी जो मुद्रा है उसमें आप अपने देश में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तय कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मुद्रा का मूल्य है वो स्वर्ण और डॉलर के रूप में घोषित करते हैं। हर देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण तथा डॉलर के रूप में घोषित करते हैं, और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र
कोष द्वारा निर्धारित स्वर्ण की मात्रा IMF के खाते में जमा करते हैं कि जो IMF ने निर्धारित कर रखी है स्वर्ण की मात्रा, वो पहले IMF के खाते में जमा है ताकि उनकी करेंसी की वैल्यू मनी रहे। जो दूसरा है वो है सिल्वर स्टैंडर्ड। इसके अंतर्गत जो मुद्रा मूल्य है वो रजत या चांदी में रखा जाता है। भारत ने ये 1833 से 1893 तक रखा। देखिए यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रेसम का नियम। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से और हमारे जो UG कोर्सेज हैं BCom के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो सर थॉमस ग्रेसम हुए थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पर अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती। देखिए इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था कि हमने देखा है कि पहले स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, उसके बाद में रजत मुद्राएं आई, उसके बाद में कांस्य की मुद्राएं, लेकिन जो स्वर्ण धातु है उसकी कीमत सदैव रजत से और कांस्य से ज़्यादा रही है। जब सिक्के जो स्वर्ण धातुओं में सिक्के थे जो चलन में थे, लेकिन उनकी जो धातु की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, और उसके कारण से क्या हुआ कि जो धातुएं सस्ती थी और जिनके अंकित मूल्य से भी वो धातु सस्ती थी वो तो बाज़ार में चलन में रहे, लेकिन वे धातुएं जिनका मूल्य तो बढ़ गया हो लेकिन अंकित मूल्य कम रह गया हो, वो धीरे धीरे बाज़ार में चलन से बाहर हो गई, उनको लोग अपने पास रखने लग गए। जैसे आपके पास अभी भी पुराने ज़माने के कोई चांदी का सिक्का हो और वो 1 पैसे का है या 10 पैसे का है, तो आप उसको चलन में नहीं लाएंगे, आप उसको अपने पास रखेंगे, क्योंकि उसको वैसे बेचोगे तो उसके 200-400 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ग्रेसम ने हम कहा है कि जो बुरी मुद्राएं होती हैं वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसीलिए वर्तमान में जो हम देख रहे हैं वो पत्र मुद्रामान आया, क्योंकि उस पत्र की वैल्यू जभी तक है जब तक जो मुद्रा को नियंत्रित करने वाली इकाई ने उसको सार्वजनिक मान्यता दे रखी है कि लोग उसको अपनाएं। जिससे हमने देखा कि 8 नवंबर 2018 को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब सरकार ने 500,000 रुपये के नोट चलन से बाहर कर दी। अब वो केवल चंद कागज़ के टुकड़े रह गए थे, क्योंकि वो पत्र मुद्रामान था जिसमें पत्र के द्वारा मुद्रा निगमित की जा रही थी। उसके पीछे कोई स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखे गए थे और इसी कारण से उनका कुछ भी नहीं बंटा। आज भी कई लोगों के पास पुरानी करेंसी है और उनका कोई मूल्य नहीं बन रहा है। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पत्र मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक प्रणाली से होता है जिसमें देश की जो प्रमाणिक मुद्रा है, जो ऑथेंटिक मनी है, वो कागज़ की होती है। अभी जो हमारी जो मुद्रा है उसमें जो चल रही है ज़्यादातर वो हमारी कागज़ की है। आप देख ही रहे हैं ये मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है। ये मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है। असीमित विधिग्राह्य का मतलब इस मुद्रा को कोई मना नहीं कर सकता। जैसे आप 500 रुपये के नोट में किसी को 50,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपसे ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो 2,000 के नोट ला के दो, मैं 500 रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करूँगा या 100 रुपये के नोट को स्वीकार नहीं करूँगा। इसके बदले में स्वर्ण या कोई अन्य बहुमूल्य धातु की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और ये चल रही है। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रा मान के 2 सिद्धांत होते हैं, एक चलन सिद्धांत और एक बैंकिंग सिद्धांत। चलन सिद्धांत के पीछे 100% धातु कोष रखा जाता है, वर्तमान में ऐसा नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत केवल किताबों में रह गया है, सैद्धांतिक रूप में रह गया है। जबकि बैंकिंग सिद्धांत, इसके पीछे 100% कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में वर्तमान में हम बैंकिंग सिद्धांत के रूप को ही यूज कर रहे हैं। इसके पीछे आपको 100% कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल निश्चित अनुपात में आप स्वर्ण कोष रखते हो। तो आपको मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि एक न्यूनतम कोष पद्धति होती है पत्र मुद्रा निगमन की, जो वर्तमान में भारत में अपनाई जा रही है, वो अपनाई जा रही है न्यूनतम कोष पद्धति है।
जिसके अंतर्गत हमको 200 करोड़ रुपए के कोष रखने होते हैं। इसमें 115 करोड़ रुपए की तो हमारे पास सोना होना चाहिए और 85 करोड़ की हमारे पास फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए रख के आरबीआई सरकार की अनुशंसा से जितने भी चाहे नोट निगमन कर सकती है, लेकिन ज़्यादा नोट निगमन करने से महंगाई बढ़ती है, वैल्यू ऑफ मनी डाउन होती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता, समय स्थिति परिस्थिति को देख के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में किस पद्धति से नोट निगमन किया जाता है, तो वो है न्यूनतम कोष पद्धति। आज के लिए इतना ही। आपके लिए असाइनमेंट है कि जो मैंने अभी चर्चा की है न्यूनतम कोष पद्धति जो भारत में अपनाई जा रही है, लेकिन इससे पहले भी भारत में अलग अलग नोट निर्गमन की पद्धतियाँ अपनाई गई। तो आप बुक्स में पढ़ें, उसको नेट पे सर्च करें और एक असाइनमेंट के रूप में एक नोटबुक में वो जो अलग अलग विधियाँ हैं, जो भी आपको 2-3 विधियाँ मिलें उनका नोट करें, मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।